everyone, today we are going to start with the model test paper number 2 and of biology. And before this, we have already completed 25 days of NEET series. Also, a model test paper 1 has been completed. So today we will be starting with model test paper 2. And here 101 question will be regarded as first question. So yeah, let's get started. Now first question is, which of the following cell is often dead when functioning? So epidermis, collenchyma, sclerenchyma or parenchyma. So the right answer would be B option, sclerenchyma. एपिडर्मिस जो होती है वो क्लोजली अरेंज्ड लिविंग सेल्स की बनी होती है और उसको देखा जाए तो वो इनक्लोज नहीं कर पाती, उसके अंदर देखने में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं मिलती. और पेरेनकाइमा जो होता है वो एक तरह का सिंपल परमानेंट लिविंग टिश्यू होता है. कॉलनकाइमा जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, लेकिन वो कैसा होता है, रिफ्रैक्टाइल लिविंग सेल्स का बना होता है जिसके अंदर पेक्टोसेल्यूलोज की थिकनिंग्स पाई जाती है स्पेसिफिक एरियाज जो होते हैं उसकी वॉल्स की वहां पर. वहीं जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो सिंपल सपोर्टिव होता है लेकिन डेड टिश्यू होता है और हाईली थिक वॉल्ड सेल्स का बना होता है जिसमें नो या फिर थोड़ा सा ही प्रोटोप्लाज्म पाया जा सकता है. इसलिए यहाँ स्क्लेरेनकाइमा सही आंसर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, मिनरल्स अपटेक बाय अ टेरेस्ट्रियल प्लांट इज लिमिटेड बाय इनसफिशिएंट ब्लू लाइट, एपोप्लास्ट, सॉइल वाटर, फेलोजन. सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, सॉइल वाटर. क्योंकि अगर इंक्रीज कर दिया जाए वाटर फ्लो का जिसकी वजह से मोर अवेबिलिटी अगर हो रही होगी सॉइल वाटर की तो उसकी वजह से जो चीज होगी, जो चीज वो कॉज करेगा वो ये होगा कि इंक्रीज होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर और ट्रांसपिरेशनल पुल के अंदर, जिस वजह से और इंक्रीज होगा टोटल अपटेक ऑफ आयंस के अंदर. तो सही आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होगा. थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, सेल सेप इज फाउंड इनसाइड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल और न्यूक्लियोलस. सही आंसर होगा सी ऑप्शन, वैक्यूल. क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड एरियाज होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये फिल्ड होते हैं वाटरी फ्लूइड के साथ, सेल सेप के साथ और स्कैटर्ड पूरी तरह से पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते, बिखरे हुए होते हैं जो कि यंग प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं. तो सेल सेप जिसमें मिलता है वो होगा वैक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, इसको हम फोर्थ क्वेश्चन रिगार्ड करेंगे. राइबोसोम्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम सेल्स ऑफ टोमेटो फ्रूट, बीन रूट, कैरेट रूट या फिर सीड ऑफ पाइसम सेटाइवम. तो यहाँ सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जो कि है सीड ऑफ पाइसम सेटाइवम. क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं उनको आइसोलेट ही पी सीडलिंग से किया जाता है और जब इनका आइसोलेशन होता है तो ये पाया गया कि उनमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट्स ऑफ आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं. इसका मतलब ये है कि जो 50 से 60% यहाँ पर आरएनए होता है और वहीं 40 से 50% यहाँ पर प्रोटीन हो सकता है. तो सही आंसर यहाँ पर होगा सीड ऑफ पाइसम सेटाइवम. 105 क्वेश्चन जिसको हम फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अंदर है स्टेटमेंट, लेफ्ट हैंडेड डीएनए अमंग फॉलोइंग इज बी फॉर्म, सी फॉर्म, ए फॉर्म और जेड फॉर्म. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जेड फॉर्म. क्योंकि जेड फॉर्म के अंदर ही सिर्फ लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग पाई जाती है डीएनए की. बाकी जितने भी डीएनए के टाइप्स होते हैं वो सब राइट हैंडेड कॉइलिंग को शो करते हैं और जेड डीएनए में लेफ्ट पाई जाती है. और एक जरूरी बात ये भी होती है कि जो डीएनए होता है, ये जो जेड डीएनए होता है इसकी जो बैकबोन होती है वो जिगजैग होती है, इसीलिए इसका नाम जेड फॉर्म के उसमें रखा गया है. टोटल यहाँ पर ए, बी, सी और डी और जेड डीएनए पाए जाते हैं. और उसके बाद हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट, एल्गी यूज्ड इन स्पेस रिसर्च इज ग्रेसिलैरिस, कॉन्ड्रस, पोरफायरा, क्लोरेला. सही आंसर होगा डी ऑप्शन यहाँ पर, क्लोरेला. क्योंकि ये जो एल्गी होती है उसी का यूज किया जाता है. क्लोरेला पायरेनोइडोसा नाम की एल्गी होती है और सिनेकोकस, ये दो एल्गीज का यूज बहुत वहाँ पर बेनिफिशियल होता है. ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर एल्गी होती है और ये जो एल्गी होती है मल्टीप्लाई भी बहुत रैपिडली करती है, इसी वजह से इसका यूज भी किया जाता है. और और साथ में अगर ये इतनी जल्दी अगर माना जाए, अगर ये रैपिडली मल्टीप्लाई करती है तो साथ में इसी वजह से ये सिंथेसाइज भी कर लेती है रिच हार्वेस्ट ऑफ फूड यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का, और लिबरेट करती है सफिशिएंट ऑक्सीजन भी, जो कि एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है यूज के लिए. तो इसके इतने सारे फंक्शंस हो सकते हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है और प्रोटीन में भी रिच होती है. 7th क्वेश्चन, रिकरेंस ऑफ रस्ट इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टडीड बाय एल.एम. जोशी, के.सी. मेहता, सी.बी. सुब्रमण्यम, एच.बी. सक्सेना. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है. बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है. के.सी. मेहता जो है उनका यहाँ पर रिकरेंस जो रहता है रस्ट का, उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया था
और जो रोल होता है, रोल ऑफ वर्बेरिस, जो कि पूरी तरह से डिस्कस किया गया था मेहता जो थे केसी मेहता उनके थ्रू, और उन्होंने सप्लाई की थी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्वाइवल ऑफ द यूरिडो स्टेज, जो कि 3 रस्ट ऑफ वीट के अंदर पाई जाती है, आउट ऑफ सीजन जो होती है वीट की उसके अंदर, ड्यूरिंग समर इन द हिल्स। मेहता नाम की जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सेफली ये भी कंक्लूड करा कि जो रस्ट का इनोक्यूलम होता है, अगर उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया जाए प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर ईयर आफ्टर ईयर, तो उसमें ये पाया जाएगा कि ये जो सोर्स होगा, एक प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बनेगी कि वो भी वापस फिर से वहाँ पर इंक्रीज कर देगा, फिर से वहाँ पर ये चीज़ें आने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी और यूरिडो स्टेज के बारे में उन्होंने स्टडी करा था 3 रस्ट ऑफ वीट के अंदर आउट ऑफ सीजन में। और बर्बेरिस नाम की जो थी उसको हम यहाँ नोट करेंगे, BERBERIS, बर्बेरिस के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ देखी थी। तो केसी मेहता यहाँ पर सही आंसर था। 8th क्वेश्चन, viruses containing double stranded DNA dsDNA are called, DS का मतलब डबल स्ट्रैंडेड होता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ नोट करें, कॉलिमो वायरसेस, जेमिनी वायरसेस, नेक्रोवायरसेस या फिर मेटा वायरस। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, कॉलिमो वायरसेस। जिन वायरस में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है वो ज्यादातर ऐसे ही हो सकते हैं। एग्जाम्पल और भी होते हैं, हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जिसको कॉलिमो वायरसेस कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, और वायरस जिनके अंदर जो वायरस में आर्थ्रोपोड के अंदर होते हैं एज वेक्टर और इंटरमीडिएट होस्ट, उनको एडिनो वायरस कहा जाता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी जो जरूरी थी। और अभी जो DSDNA के लिए सही ऑप्शन था वो कॉलिमो वायरस था, बाकी और हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिए और एडिनो वायरस को भी देखा साथ में। 9th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, लॉन्गेस्ट वायबल सीड्स आर ऑफ वुल्फिया, विक्टोरिया रेजिया, रेफ्लेसिया, निलम्बो। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, निलम्बो। यहाँ कोई रीजन रिक्वायर्ड नहीं है, निलम्बो उसको हमें लर्न करना होता है, उसकी सबसे ज्यादा वायबल सीड्स होती है, लॉन्गेस्ट वायबल सीड्स होती हैं। अब अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, 10th क्वेश्चन, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स राइज टू लाइसोसोम्स, लाइसोसोम को गिव राइज कौन करेगा, कौन उसको राइज करेगा, प्री एग्जिस्टिंग लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ एक चीज होती है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें बिलीव किया जाता है कि वो दो जो कहना चाहिए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी जॉइंट एक्टिविटीज से राइज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही आंसर है यहाँ पर गोल्जी बॉडीज। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज दोनों मिलकर उसको मतलब कहना चाहिए उसको राइज करते हैं। अब जो प्रीकर्सर्स होते हैं हाइड्रोलेटिक, द प्रीकर्सर्स ऑफ हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स की बात करें तो मोस्टली सिंथेसाइज होते हैं एट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो कहना चाहिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये ट्रांसफर करता है फिर उनको, जिससे कि वो जो फॉर्मिंग फेज होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वहां पहुंच जाते हैं थ्रू इट वेसाइकल्स, और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके जो प्रीकर्सर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एंजाइम्स के अंदर। एंजाइम्स जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं लार्जर वेसाइकल्स के अंदर, जो कि फिर पिंच ऑफ होते हैं एज लाइसोसोम्स फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आंसर यहाँ पर गोल्जी बॉडीज है। लाइसोसोम्स के प्रीकर्सर्स गोल्जी बॉडीज होते हैं, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 11th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सॉन्स, हिस्ट्रॉन्स, इंट्रॉन्स या फिर ओपेरॉन्स। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, एक्सॉन्स, क्योंकि स्प्लिट जीन्स के अंदर कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन्स कहा जाता है। अब देखते हैं जो डफ और मोर होता है इज यूज टू डेजिग्नेट। अब क्वेश्चन होता है कि डफ और मोर क्या है, तो हम इसको पहले यहाँ पर पढ़ेंगे ऑप्शंस। प्लांट डेब्रिज फॉलन ऑन ग्राउंड, प्लांट डेब्रिज विच हैज डिकम्पोज्ड, ब्रोकन एंड पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर फाइनली डिवाइडेड एमॉर्फस कोलाइडल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, ब्रोकन एंड पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि इसी को डफ और मोर कहा जाता है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन भी मिल गई हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, लेटिमेरिया इज फॉसिल, मिसिंग लिंक, लिंक एनिमल्स या फिर लिविंग फॉसिल्स। तो सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, जो कि है लिविंग फॉसिल। लेटिमेरिया एक तरह का लिविंग फॉसिल फिश थी लेटिमेरिया, और ये एक लिविंग फॉसिल है। और इसको सबसे पहले जो ईस्टर्न कोस्ट था साउथ अफ्रीका का, वहां से इसको निकाला गया था, और December 22, 1938 की बात थी जब कुछ फिशरमैन ने इसको देखा था लेटिमेरिया को, और इसे बिलीव करा जाता है कि ओल्डेस्ट है सारी लिविंग फिशेस के अंदर। तो लेटिमेरिया लिविंग फॉसिल है और फिशेस का लिविंग फॉसिल है। 14th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है यहाँ पर, विथ फ्यूजन टेक्निक विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन द सेल आर लाइकली टू टेक मोस्ट डेंस स्टेनिंग, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, होल ऑफ क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन या फिर हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, हेट्रोक्रोमेटिन, क्योंकि जो डीएनए उसको सबसे पहले स्टडी जब किया गया था
तो उसको न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू स्टडी किया गया था, जो कि एक टेक्निक थी, डेवलप की गई थी 1924 के अंदर फ्यूल्जन एंड रोजनबेक नाम के साइंटिस्ट के थ्रू। और फ्यूल्जन की जो रिएक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है न्यूक्लियस के अंदर और नेगेटिव होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो वहां कुछ मासेस पाए जाते हैं कंडेंस्ड क्रोमेटिन के, जिसको हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है, और वो इंटेंसली पॉजिटिव होते हैं। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन यहाँ पर सही आंसर है। Of leaves with the help of buliform cells to check excess loss of water is a characteristic feature of Ammophila, Zema, Agropyron या फिर all of these। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, एमोफिला, क्योंकि ये जो ब्यूलीफॉर्म होता है उसका मतलब होता है बबल लाइक। अब ये जो सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं साइज में और एडजेसेंट होते हैं एपिडर्मल सेल्स के साथ, और इनमें वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अनफोल्डिंग द डेवलपिंग लीव्स, और जब ये सेल्स को देखते हैं तो ये साथ में रोलिंग ऑफ द लीव्स भी परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन। और जब जो लीव्स होती है उनमें वाटर की लूजिंग स्टार्ट होती है ड्राई वेदर में, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, तो उन्हें ब्रिंगिंग अबाउट द रोलिंग ऑफ द लीव्स, तो तब भी इनका ही काम होता है, जैसे कि पोआ के अंदर और एमोफिला के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर पोआ ऑप्शन भी होता है POA तो उसको हम चूज करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एमोफिला सही आंसर है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है पॉइजनस अमंग द फॉलोइंग इज एगेरिकस, एमेनिटा, मॉर्चेला या फिर बोलेटस। तो यहाँ सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि है एमेनिटा। जो टोड स्टूल्स होते हैं वो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, और एमेनिटा पेलोइडिस जो होती है उसको डेथ कप कहा जाता है। एगेरिकस, मॉर्चेला जो रहते हैं वो, बाकी अगर उन दोनों को देखें तो एडिबल फंजाई होती है। बोलेटस जो होती है वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन विद ट्रीज के साथ फॉर्म करती है। तो ये सबके बारे में था, तो सही आंसर यहाँ पर एमेनिटा था, क्योंकि वो पॉइजनस है इन सब में। और टोडस्टूल्स जो होते हैं वो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, और एमेनिटा जो होती है, एमेनिटा पोलोइडस पूरा नाम है उसका, वो एक तरह का डेथ कप कहलाती है। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन का स्टेटमेंट है एंथेरोजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर नॉन सीलिएटेड, बाइसीलिएटेड, मोनोसीलिएटेड या फिर मल्टीसीलिएटेड। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बाइसीलिएटेड, क्योंकि जो भी एंथेरोजोइड्स होते हैं, स्पर्म होते हैं फ्यूनेरिया के, वो सिंगल इलोंगेटेड बाइफ्लैजिलेट स्पर्म होते हैं और उनमें कर्व्ड बॉडी पाई जाती है। तो ये सब उसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, पर यहाँ पर बाइसीलिएटेड का ऑप्शन था तो हमने उसको चूज करा, वैसे यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड होना चाहिए था। सो माइंड द टर्मिनोलॉजी इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। प्रियॉन इज, जो प्रियॉन होता है वो क्या होता है? कैप्सिड ऑफ वायरस, प्रोटीन ओनली विच इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्शन, न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर मोजेइक वायरस। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कि है प्रोटीन ओनली विच इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सिर्फ अकेला ऐसा प्रोटीन होता है प्रियॉन जो कि इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। डायडेल्फस स्टेमन्स अकर इन ग्रैमिनी, पेपिलोनेटी, क्यूक्यूरबिटेसी या फिर मेलवेसी। तो यहाँ सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि है पेपिलोनेसी, क्योंकि यहाँ टी लिखा गया है लेकिन इसको पढ़ना पेपिलोनेसी है, मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमसी और एमएमसी आर द बेस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। पीएमसी और एमएमसी क्या चीज दिखाती है? पहले क्वेश्चन उठता है पीएमसी क्या होती है, तो पोलन मदर सेल। वहीं एमएमसी क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है? क्रोमोसोम इलोंगेशन, सेल फ्यूजन, काइजमेटा या फिर सेंट्रोजोम्स को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जिसमें है काइजमेटा। जो पोलन मदर सेल्स होती है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, ये दोनों ही जो रहती है वो मियोटिक डिवीजन के थ्रू बनाती है ग्रुप ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को। और जब ये डिवीजन होता है तो जो कायजमेटा होता है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ सही आंसर है कायजमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्न्स जो होते हैं वो कैसे स्पाइन से डिफरेंट होते हैं? थॉर्न अराइज इन प्लेस ऑफ लीव्स एंड स्पाइन इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। थॉर्न अराइज इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स एंड स्पाइन इन प्लेस ऑफ लीव्स। स्पाइन समटाइम्स बियर्स लीव्स एंड फ्लावर्स बट अ थॉर्न कैन नॉट। थॉर्न इज ऑलवेज लॉन्गर देन अ स्पाइन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, थॉर्न अराइज इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स एंड स्पाइन इन प्लेस ऑफ लीव्स। क्योंकि ये जो कंसेप्ट होता है इसका कुछ इस तरह होता है, तो इसका जो कंसेप्ट होता है वो कुछ इस तरह होता है कि जो थॉर्न होता है वो मॉडिफिकेशन होता है एक्सिलरी बर्ड का, जैसे कि डोरेंटा, लेमन जिसको हम सिट्रस कहते हैं, प्रून जो कि प्रूनस होते हैं, इसको हिंदी में आलू बुखारा कहा जाता है। और अगर ये सारी चीजों से अगर देखा जाए तो थॉर्न इस एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन इस तरह से हो सकता है। कभी कभी वो टर्मिनल बर्ड का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि कैरिसा के अंदर। लेकिन जो लीफ होती है अगर उसकी बात करें, अगर वो चेंज होती है तो वो स्पाइंस बनाती है। तो स्पाइंस और थॉर्न्स इस तरह से अलग होते हैं। और स्पाइंस इसलिए ताकि वो प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके ग्रेजिंग एनिमल से और एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन से। जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें वाटर इवोपोरेट होता है, तो वाटर इवोपोरेट ना हो पाए इसी वजह से जो लीव्स होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये थॉर्न और स्पाइन पूरी तरह से अलग चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडिकल इज ऑल्सो
प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूडिमेंट्री रूट या फिर एडवेंटिशियस रूट। सही आंसर होगा ए ऑप्शन यहाँ पर प्राइमरी रूट, क्योंकि जो रेडिकल होता है वो ग्रो करता है डायरेक्टली इनटू द मेन और प्राइमरी रूट। जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल और इट्स ब्रांचेस, तो उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स जो होती है वो रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो ब्रांचेस होती है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर की। तो ये सारी चीजें थी। तो रेडिकल जो होती है वो एक तरह की प्राइमरी रूट होती है। 23 क्वेश्चन। Pollen grains exist in fossil and subfossil plant deposit because they have unique sculpture which resists decay. Cellulose cell wall is extremely thick. Cell wall be a deposit of wax on it. They have sporopollenin which is resistant to decay. तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, दे हैव यूनिक स्कल्पचर विच रेजिस्ट डीके। अब ऐसी क्या चीज पाई जाती है पोलन ग्रेन्स में जो उनको डीके करने से बचाती है और डिकम्पोज होने से बचाती है? वो चीजें क्या होती है? तो यहाँ जो एक्साइन नाम की लेयर होती है पोलन ग्रेन्स में, EXINE, एक्साइन नाम की जो लेयर होती है वो आउटर लेयर होती है और वो एसिटोलाइसिस रेजिस्टेंट लेयर होती है, जिसमें जो कि रेजिस्टेंट होती है फिजिकल और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को। और इसी प्रॉपर्टी, यही जो एक्साइन की प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स, और इसी वजह से उनके फॉसिल जो होते हैं फॉसिल डिपॉजिट्स उनमें भी ये पाए गए हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एक्साइन की वजह से डिके नहीं होते और डिकम्पोज नहीं होते। और इनके अंदर एक जरूरी बात क्या होती है? एसिटोलाइसिस रेजिस्टेंट लेयर होती है, एसिटोलाइसिस रेजिस्टेंट लेयर। तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्क्यूटेलम प्रेजेंट इन सीड्स ऑफ मोस्ट ग्रासेस इज स्टोरेज ऑफ फूड, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, फॉर्मेशन ऑफ कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ सीलियोप्टाइल और सीलियोराइजा और कोलियोराइजा, जो भी आप कहें, तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इसका डिस्कशन भी करना जरूरी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है ग्रास का, उसमें सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है जिसको स्क्यूटेलम कहा जाता है, और जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का बिलो द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम उसको रेडिकल कहा जाता है। अब इस रेडिकल वाले पार्ट में एपिकल मेरिस्टम पाई जाती है और एक रूट कैप पाई जाती है जो कि लोअर एंड की तरफ होती है। रेडिकल और जो कैप दोनों चीजें होती है वो दोनों ही इनक्लोज्ड होती है सीलियोराइजा या फिर कोलियोराइजा के अंदर, और वो अनडिफरेंशिएटेड लोअर पार्ट होता है प्रो एम्ब्रियो का। अब ये जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम, तो उसको एपिकोटाइल का नाम दिया जाता है, या फिर उसको प्रो एम्ब्रियो भी कभी कभी कहा जाता है। और ये कंप्राइज करता है एक शूट एपेक्स के साथ विद सम लीफ प्राइमोर्डिया, जो कि इनक्लोज्ड होते हैं एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर के अंदर जिसको सीलियोप्टाइल कहा जाता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, पर फिर भी हमने थोड़ी सी इसकी देख ली डिटेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिग्माज आर फेदरी इन फैमिली, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, लेबियाटी या फिर ग्रैमिनी। तो 125 जिसको हम 25 काउंट करेंगे, यहाँ डी ऑप्शन सही है, ग्रैमिनी सही आंसर होगा, क्योंकि जो ग्रैमिनी फैमिली होती है उसमें जो गाइनोशियम होते हैं उसके अंदर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कार्पल्स वहाँ पे 3 होते हैं और ज़्यादातर रिड्यूस हो जाते हैं एक के अंदर। ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होती है, इसमें वन सेल्ड जो रहता है, वन सेल्ड विथ वन ओव्यूल रहता है। यहाँ पर स्टाइल्स यहाँ पर 2 होती है, स्टिग्मा यहाँ पर फेदरी होता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रैमिनी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 में स्टेटमेंट है, Ammonia is one of the simplest products formed by bacteria which are parasitic, saprophytic and live on sugars, saprophytic and live on proteins, saprophytic and live on fat। तो सी ऑप्शन सही है, saprophytic and live on proteins, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन्स का, तो जो एनिमल्स होते हैं वो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और जो डेड बॉडीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उन दोनों के अंदर ही नाइट्रोजनस कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और फिर उन दोनों के ऊपर ही डिकम्पोजर्स वर्क करते हैं या फिर अमोनिफाइंग ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं, जैसे कि बेसिलस की स्पीशीज, एक्टिनोमाइसिटीज और कुछ फंजाई। तो सेप्रोफिटिक हो गया, और लिव ऑन प्रोटीन यहाँ पर आंसर होगा। अमोनिया इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट पूछा गया था, फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया विच आर। तो यहाँ सही आंसर देखा हमने। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज इन दी रेड रेंज, फार रेड रेंज, ब्लू रेंज या फिर इंफ्रा रेड रेंज। तो 27 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ब्लू रेंज, क्योंकि जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स होते हैं सी, डी और ई वाले, उनमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो पीक करता है ब्लू लाइट रीजन के अंदर। वेरेज अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स ए और बी की, तो वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका पीक पाया जाता है वायलेट लाइट के अंदर। तो यहाँ पर हमसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा गया था, ज़्यादातर किसमें होता है, तो वो ब्लू के अंदर होता है, तो हमने यहाँ ब्लू टिक करा।
वायलेट रेंज का यहाँ पर ऑप्शन था भी नहीं, तो हमने लेकिन बैक्टीरियो जो क्लोरोफिल्स होते हैं उनको भी अलग अलग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करा। जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स होते हैं सी, डी और ई वाले, वो ब्लू के अंदर आते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। वहीं जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स ए और बी होते हैं तो वो दोनों वायलेट के जो होता है वायलेट लाइट उसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को शो करता है। अब जो इस्चेरिशिया कोलाई होती है इज इंक्यूबेटेड इन पेनिसिलियम मीडियम, द ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड इन अबाउट 2 hours टू स्फेरिक प्रोटोप्लास्ट विच इंडिकेट्स दैट दे आर बायोटिक एंड, तो यहाँ पर वो क्या इंडिकेट करेगा, फर्स्ट ऑप्शन इंटरफियर्स विद सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटरफियर्स विद सिंथेसिस एंड नॉर्मल स्टिफनिंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, इंटरफियर्स विद द प्रोटीन सिंथेसिस, इंटरफियर्स विद द न्यूक्लिक एसिड डिवीजन। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, जो कि है इंटरफियर्स विद सिंथेसिस एंड नॉर्मल स्टिफनिंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। जो पेनिसिलिन्स होती है वो इनहिबिट करती है टर्मिनल स्टेप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस को, उसकी क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइड चेन्स को, और जो ई कोलाई रहता है वो बीइंग अ बैक्टीरिया अगर हम बात करें तो उसके अंदर कंटिन्यूअस पेप्टोग्लाइकन की लेयर पाई जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की, ट्वॉट एंड डी हेरेल, जेनर या फिर बिजरेनिक। तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, ट्वॉट एंड डी हेरेल। तो इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे, ट्वॉट एंड डी हेरेल 29 का सही आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 30th स्टेटमेंट है, बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो सही आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल्स बाय कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स। और जो ट्रेसेस होते हैं एस्ट्रोजन के वो भी प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये दोनों ही हार्मोन्स जो होते हैं वो एंटी एफएसएच होते हैं, जिसका मतलब होता है एंटी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, और ये एंटी ओव्यूलेटरी फॉलिक्यूलोजेनिक भी होते हैं, जिसका मतलब होता है ये प्रिवेंट करते हैं ग्रेफिन फॉलिकल के फॉर्मेशन को। ये एंटी एलएच होते हैं, जिसका मतलब होता है एंटी ओव्यूलेटरी, जो कि प्रिवेंट करते हैं रिलीज ऑफ ओवम को फ्रॉम मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। ड्यू टू दिस फंक्शन हम कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के, और ये इधर कंटेन करते हैं हार्मोन्स या फिर इनमें हाई डोज भी पाई जा सकती है। तो दोनों ही चीज़ यहाँ पर हमने देख ली। ओवरी एंड टाइप्स ऑफ ओवरी टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। जो ओवरी के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकन्स क्या होते हैं उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम वेसल्स आर फाउंड इन लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, सिलोटम या फिर सेलेजिनेला। तो सही आंसर यहाँ पर होगा 31st का डी ऑप्शन, सेलेजिनेला, क्योंकि जो कुछ स्पीशीज होती है सेलेजिनेला की, जिसमें जैसे ऑरिगाना है, सेलेजिनेला रुपेस्ट्रिस है, सेलेजिना डेंसा है, इन सब के अंदर जो जाइलम होता है उसके अंदर जो जाइलम होता है वो मोस्टली वेसल्स का बना होता है, और थोड़े पॉइंटेड रैकेट्स भी इनमें पाए जाते हैं। अब जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं वो पोरस टाइप के होते हैं, जिनमें एंड वॉल्स जो होती है नियरली ट्रांसवर्स होती है। तो ये यहाँ पर सही आंसर था। और एक बात और मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर आपको कर दूं कि इन दोनों में से कोई एक भी चीज हो सकती है। अगर ऑप्शन यहाँ पर ऐसा होता कि सिर्फ एस्ट्रोजन होता, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता, तो आपको उसको भी टिक करना था, क्योंकि अगर उसके हाई डोज का यूज किया जाएगा तो भी इन दोनों को अलग अलग ऑप्शंस के वे में भी यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि इन दोनों को ही एक साथ यूज करना है। तो ये वाली चीज यहाँ पर आ गई। तो मेडिसिन में इस तरह से भी कंस्टिट्यूशन हो सकता था, तो हमने वो भी डिस्कस कर लिया। 32nd क्वेश्चन है, पैरेलल टर्मिनोलॉजी फॉर मेगास्पोरेंजियम इन एन एंजियोस्पर्म इज न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सेक, कार्पल या फिर ओव्यूल। सही आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, ओव्यूल। जो कहना चाहिए मेगास्पोरेंजियम होता है उसके प्रोटेक्टिव कोट्स के साथ, जिसको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, उसको दोनों चीजों को मिलाकर ओव्यूल कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ एबायोटिक मटेरियल्स इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इज स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, बायोमास या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर फिर से यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, उसके अंदर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और फैक्टर्स पाए जाते हैं। जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो स्टेप होता है या डिवीजन होता है किसी भी फूड चेन का, जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इट्स फूड। तो यहाँ पर सही आंसर तो डी ऑप्शन होना था। फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू 34th field capacity is equal to capillary water, capillary plus hygroscopic water, capillary plus hygroscopic plus gravitational water या फिर capillary plus hygroscopic gravitational plus run away water। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि capillary water इसी तरह से हो सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही है। 35th क्वेश्चन है कि जो डेलिकेट हेयर लाइक फेदर्स होते हैं, यहाँ पीदर्स लिखा हुआ है लेकिन हम इसको फेदर्स पढ़ेंगे, तो डेलिकेट हेयर लाइक फेदर्स जो होते हैं वो रिमेन करते हैं स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी, आर कोवर्ट्स,
फिलोप्ल्यूम्स, प्ल्यूम्यूल या फिर रेमाइजेस। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन, फिलोप्ल्यूम्यूल्स, फिलोप्ल्यूम्स हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। जो कोवर्ट्स होते हैं, कोवर्ट्स की बात करें तो एक तरह के क्विल फेदर्स होते हैं जो कवर करते हैं बेस ऑफ द विंग्स को, जैसे कि क्विल्स के अंदर और टेल क्विल्स के अंदर। वहीं जो रिमेजेस होती है वो अकरिंग करती है विंग्स के ऊपर और फिर सर्व करती है पर्पस ऑफ फ्लाइट के लिए। प्ल्यूम्यूल या फिर डाउन फेदर होते हैं जो कि कवर करते हैं बॉडी को और न्यूली हैच्ड बर्ड के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम नेस्टलिंग डाउन भी कहते हैं। और जो ये फेदर्स होते हैं ये जो कॉन्टोर्स होते हैं उसके नीचे भी पाए जाते हैं। तो प्ल्यूम्यूल या फिर डाउन फेदर्स के बारे में भी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, polymerase resembles DNA polymerase in the fact that both requires the presence of promoter site for their action, both require the presence of primer for their action, both can act in bioreactional way, both work in only one direction, that is from 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। तो सही आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ वर्क इन ओनली वन डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है उसको माना जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए को, और ये 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो मेन एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए के अंदर, और ये भी अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्शन होता है 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर। तो ये हमने देखा। लैम्ब्रश क्रोमोसोम name because of the formation of lateral loops that extend in pair or from each sister chromatid, lateral loops that alternate from each sister chromatid, fibrous nature of chromosomes, multi-stranded nature of chromosomes। सही आंसर यहाँ पर जो होगा 137 का, ठीक से इसको देखेंगे तो ये ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा, lateral loops that extend in pair from each sister chromatid। क्योंकि जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं ये फाइन लेटरल प्रोजेक्शंस होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक इनका फीचर अगर देखा जाए तो हेयरी अपीयरेंस ही होता है और ये मियोटिक प्रोफेज के अंदर पाए जाते हैं। ये ज्यादातर बाइवेलेंट्स के फॉर्म में होते हैं जिसमें एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, और ये मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में काइजमेटा के थ्रू अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 138, जिसको हम 38 काउंट करेंगे। कॉलेंड्रिक जीन्स ऑलवेज अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, समटाइम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर विद जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, अंडरगो क्रॉसिंग ओवर विद जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, या फिर नेवर अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, ऑलवेज अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि कॉलेंड्रिक जीन्स ऐसे ही जीन्स को कहा जाता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। सो अभी हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो में 39 क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।